Hello students, I am Jyoti Yadav. Today we will start a new chapter of civics, working of institutions. In this chapter we will discuss about the working policy and the works of every institution which are essential and which are important for the running a government. So in this chapter we will discuss about the all institutions that are participating in the decision taking and the rule making. So let us start. डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि हमने अपने रूलर्स को इलेक्ट कर दिया या अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर दिया, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी सिस्टम को फॉलो करते हुए ही हर तरीके से जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हुए वो क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। इन ए डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड procedures and the democratic system all rulers whether they are working on the state level whether they are working on the state level or the central level they have to follow some rules and the regulations which are mentioned in our constitution. They have to work with and within institution and they also this chapter is about the working of such institution in a democracy. और इस चैप्टर में उन्हीं सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो वर्क करते हैं, क्या क्या उनके लिए रूल्स है वो बनाए हुए हैं। We try to understand that by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country कि किस तरह से देश के लिए जो बड़े बड़े डिसीजंस है वो लिए जाते हैं और चेंजमेंट है वो किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। वी आल्सो लुक एट हाउ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दीज डिसीजंस आर रिसोल्व कि अगर क्योंकि अलग अलग एरिया से अलग अलग कास्ट रिलीजन अलग अलग तरीके से लोग क्या होते हैं इसमें इलेक्ट होते हैं, तो सभी के विचार थॉट्स हैं वो नहीं मिलते, तो वहाँ पर कई बार क्या है डिसीजन लेने में आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनका सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे वो सोल्व किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशन दैट प्ले ए की रोल इन मेजर डिसीजंस, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग मीन्स द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द 3 इंस्टीट्यूशन या 3 ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी कि डेमोक्रेसी के अंदर जो मेन इंस्टीट्यूशन कौन से है वो क्या है, 3 हैं, एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी, ठीक है। कि लेजिस्लेचर मीन्स लॉ फॉर्मिंग डिपार्टमेंट कि कानून बनाने वाला डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जो भी मिनिस्टर्स आएंगे जो भी इंस्टीट्यूशंस आएंगे उनके क्या क्या रूल्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव होते हैं कि जो रूल्स किसने बनाए, लेजिस्लेचर मिनिस्टर्स हैं, उनको क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, अगर कहीं चेंजमेंट की कोई क्वेरीज होती है तो उसको चेंज करेंगे और साथ में उनको अपने अपने लेवल पर क्या करेंगे फॉलो करेंगे। एंड द जुडिशरी, और जुडिशरी क्या है कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है या कोई भी और काम है तो वो कौन करेगा, जुडिशरी। तो इस तरह से ये जो मेन 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस है डेमोक्रेसी को रन करने में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे उनके वर्क हैं। Here we shall quickly summarize those and move on to asking larger questions. In the case of institution, we ask, what does this institution do? कि कैसे ये क्या करते हैं, कैसे करेंगे। How is this institution connected to other institution? कि कैसे ये आपस में एक दूसरा institution इसमें related है, ठीक है। What makes it functioning more or less democratic? कौन कौन से काम हैं जो ये इनको ये बताते हैं कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। The basic objective here is to understand how all these institutions together carry on the work of government। और मेन जो थीम है इस चैप्टर के अंदर वही है कि किस तरह से गवर्नमेंट को चलाने में गवर्नमेंट के काम को हेल्प करते हैं। समटाइम्स वी कंपेयर दीज विद सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन अदर डेमोक्रेसीज कि अदर डेमोक्रेसी जो कंट्रीज हैं या किसी भी लेवल पर जो काम करे हैं उनके साथ हम कंपेयर भी कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी टेक आवर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द नेशनल लेवल गवर्नमेंट कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या इंस्टीट्यूशन उसके अंडर में आते हैं, इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। यूनियन गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बारे में। वाइल रीडिंग दिस चैप्टर यू कैन थिंक ऑफ एंड डिस्कस आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहला है हाउ इज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन कि किसी भी पॉलिसी के से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, रेदर दे आर वर्किंग ऑन द स्टेट लेवल और लोकल लेवल और द सेंट्रल लेवल, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो पढ़ेंगे। सबसे पहले
एक गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, एक एग्जांपल दिया गया है। ऑन अगस्त 30, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड एन ऑर्डर, इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम, लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैड ए नंबर एंड इज नोन बाय एक्ट OM नंबर, ये इसमें पूरा नंबर दिया हुआ है, डेट भी लिखी हुई है। द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर, कि 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, एक ऑर्डर जारी किया था ऑफिस के अंदर, और उसमें ऑफिस मेमोरेंडम का अर्थ होता है कि उस जो ऑर्डर के ऊपर जो भी ऑफिस के मेंबर्स होते हैं, जो भी उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, साइन लिए जाते हैं, मतलब उनसे अप्रूव करवाया जाता है कि इस डिपार्टमेंट के लिए सभी लोगों के लिए ये रूल्स है वो बनाया गया है, तो उसको कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। जिस तरह से जैसे मान लीजिए हमारे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं 545, और गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या होता है, उसका हाफ से ज़्यादा सीटें आनी चाहिए, तो वहाँ पर क्या हुआ है, वही एक तरह से क्या होगा, बहुमत। तो ऐसे ही किसी भी ऑफिस के लिए कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें भी ऑफिस के जितने मेंबर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उस पर साइन करते हैं, तो वो ऑर्डर बन जाता है, वो रूल्स शुरू हो जाता है। अगर उसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं होती, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर उसको रोक दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उसको ख़त्म करना होता है, तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा जो मेंबर उसके पक्ष में होंगे उसको ख़त्म किया जाता है, और जो नहीं होते उसको शुरू कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब होता है कि कोई भी ऑफिशियल वर्क होता है, कोई भी रूल्स बनता है, तो उसमें जितने भी मेंबर्स उस डिपार्टमेंट के होते हैं वो उस पर साइन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको स्टार्ट किया जाता है। तो ऐसा ही एक ऑर्डर पास किया गया था 13 अगस्त 1990 को। किस डिपार्टमेंट ने किया था ये? पेंशन, जो पब्लिक जो पेंशन दी जाती है लोगों को, सर्विसेज जो दी जाती है, रिटायरमेंट होते हैं या जो वृद्धा पेंशन वगैरह स्टेट गवर्नमेंट कई जगह दे रही है, तो उसके लिए ये भेजा गया था। इट वाज क्वाइट शॉर्ट, बहुत छोटे शॉर्टकट में लिखा गया था इसको। बेयर वन पेज, इट लुक्ड लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन द स्कूल। ये एक छोटे से कागज़ पर ही लिखा गया था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया था, जैसे एक कागज़ पर हम आपको नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन दे दें। द गवर्नमेंट इश्यूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years। लेकिन इतना छोटा सा था, लेकिन इसके ऊपर कई सालों तक क्या चला, डिस्कशन चलता रहा, ठीक है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। ऐसे बहुत सारे नोटिस ऑर्डर आते रहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जब सारे राज्य हो जाते हैं उसको शुरू कर दिया जाता है, पब्लिक के लिए कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑफिस में ही बहुत सारे लोग क्या थे, इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। क्यों थे, क्या था? लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर, कि कैसे इसको दोबारा से रिवर्स किया गया या इसको चेंज किया गया और क्यों किया गया था, ये क्या काम किया गया था, कैसे इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द ऑर्डर अनाउंस्ड ए मेजर पॉलिसी डिसीजन, कि ये जो ऑर्डर दिया गया था वो एक पॉलिसी चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब पॉलिसी जैसे 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनती है तो उसके अंदर वो अपनी पॉलिसीज़ को शो करती है कि किस किस पॉलिसी के तहत वो देश में क्या क्या काम करेगी, ठीक है। जैसे अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति शुरू हुई है वो भी कहा गया है, वो भी उनकी पॉलिसी में शामिल थी। तो ऐसे ही उस समय जो गवर्नमेंट रन कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको पास किया था। इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज इन civil post and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, SEBC। ये फुल फॉर्म है यहाँ पर, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कि जो समाज के जो लोग हैं, जो कास्ट के हैं, एजुकेशनल लेवल पर क्या है, पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें उनके लिए सीटें कैसे रखे जाएंगे, 27, मतलब 27% उनके लिए सीटें क्या होंगी, रिजर्व। जैसे अभी OBC SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया है पॉलिटिकल में हर जगह पर, तो ऐसे ही उन्होंने भी ये कहा था कि जो भी क्लासेस पढ़ाई के मामले में पीछे हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से ही जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनमें 27% उनको रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है, उनको मोटिवेट करने के लिए। एंड SEBC इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कि जो बैकवर्ड हैं। द बेनिफिट ऑफ जॉब
रिजर्वेशन वाज स्टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि इससे पहले ये था कि केवल SC और ST कास्ट को दिया जाता था, बाकी कास्ट वालों को नहीं था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि SC ST वाले ही बैकवर्ड हों, और कास्ट से भी काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, तो इसलिए ये चेंज किया गया था। नाउ ए न्यू थर्ड कैटेगरी कार्ड SEBC, जो बाद में अब क्या कहलाती है OBC, ठीक है, was introduced. Only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs. Others could not compete for these jobs. कि मान लीजिए 100 जॉब्स अगर गवर्नमेंट निकालती हैं तो उसमें 27 के लिए केवल वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो इन अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्या करते हैं, आते हैं, ठीक है। ये SEBC जो अभी हम करते हैं ना OBC, ये सेम है, वही है कि जो सोशली क्या है बैकवर्ड है, इसमें बहुत सारी कास्ट होती है, तो यही दिया गया था कोटा कि केवल वही कैंडिडेट इन सीटों के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, बाकियों के इस पर अप्लाई करने का राइट नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक किया गया था, ये डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है द डिसीजन मेकर। अब इस तरह के जो डिसीजन लेते हैं वो हैं कौन, कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा, कौन मंत्री उसमें, कौन मिनिस्टर उसमें शामिल होंगे। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, ठीक है, कि किसने डिसाइड किया कि इस ऑर्डर को इशू कौन करेगा। मेमोरेंडम का मतलब वह कि वही मैंने आपको अभी बताया कि क्या है, क्लियरली सच ए बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट्स, कि जिसने इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो इस रिटर्न डॉक्यूमेंट था, जो आई थी पॉलिसी, जो रूल आया था, उसके ऊपर जिस लोगों ने इस पर साइन किया था वो सारे क्या हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति तो हेड तो क्या है, साइन कर नहीं सकता, और एक अकेले व्यक्ति के साइन से ये अप्रूव भी नहीं होगा। तो इसलिए जो भी ऑफिसर्स इसमें रिलेटेड थे, जिसने इस पर साइन किए थे, वो सारे क्या हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब दे हैव डिसाइडेड टू इशू दिस ऑर्डर। द ऑफिसर वाज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस ऑफ विच द डिपार्टमेंट वाज ए पार्ट। और जो ऑफिसर था, लास्ट जो हेड होता है, जिसने इसको लास्ट में क्या किया था, अप्रूव किया था, ये जो मिनिस्टर था, हेड, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं, हेड हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग होते हैं, उससे नीचे फिर और होंगे, उससे नीचे जूनियर्स होंगे, इस तरह से। तो इस तरह से ये सारे डिपार्टमेंट के जो भी पार्ट में जो भी मिनिस्टर थे वो सारे थे। वी कैन गेस दैट सच ए मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन अवर कंट्री। और इस तरह से जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो इसी तरह से लिए जाते हैं कि एक उस डिपार्टमेंट के सारे मिनिस्टर्स में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लासेज अबाउट सम ऑफ दैम, लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड देन। फर्स्ट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। कि प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन जो हमारे PM होते हैं वो क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होंगे, कौन पेश तो कौन करेगा, प्रेजेंट तो कौन करेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनको अप्रूवल जो उनको स्वीकृति है वो कौन देगा, हमारे प्रेसिडेंट। विदाउट प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी पॉलिसी है, कोई भी रूल्स है, वो देश के अंदर फॉलो नहीं किया जा सकता। हालांकि उस रूल को बनाने का काम है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, हमारे PM और उसके मिनिस्टर्स का, ठीक है, लेकिन बगैर प्रेसिडेंट की सहमति से वो ये काम नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। कि सरकार की जो भी सारी पावर्स होती है वो सारी किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर की। मैंने पहले बता दिया आपको। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। और जो भी बड़े बड़े मेजर डिसीजंस होते हैं, कैबिनेट मीटिंग का मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बैठकर मीटिंग में वो सोल्व करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके बाद उनको प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद देश में शुरू होते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। और इनसे सबसे ऊपर गवर्नमेंट का ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर उसको कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी, लेकिन उनको बाकी मिनिस्टर से भी हेल्प करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। वो है पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। लोकसभा के मेंबर तो वही होते हैं जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। बाकी राज्यसभा के मेंबर वो होते हैं जो नॉमिनेट किए इलेक्ट होते हैं, तो वो सारे इसको डिस्कस करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। और जितने लोकसभा सीटें हैं उसमें हाफ से ज़्यादा क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, तभी जाकर वो किसी भी रूल को बना सकते हैं, कोई भी डिसीजन है वो ले सकते हैं। चाहे वो आपका अभी ये आया है राम मंदिर का है, बनाने का है, ये काम चल रहा है, इससे पहले धारा 370 को हटाएगा, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े डिसीजन है सारे
में किसका सपोर्ट जरूरी है, लोकसभा के मेंबर्स का, और वो भी कितना है 545 में से हाफ से ज़्यादा, तभी उसको माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा लागू। सो वी वर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन द डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेंबर, इसलिए इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन होगा उनमें वो सारे लोकसभा के मेंबर क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, ये नहीं कि अकेले प्राइम मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वही डिसीजन लेंगे, नहीं, वो सारे मिनिस्टर्स क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स, और ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, मतलब सीनियर्स ने रखा, फिर जूनियर्स ने देखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उससे जूनियर्स में, इस तरह से क्या है पूरे डिपार्टमेंट के लोगों की एक चेन से बनी होती है और उसी में उसको करना होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है कि द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप, कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो अब हमारा प्रोसीजर चल रहा है रिजर्वेशन का, ये इसी कमीशन के तहत क्या किया गया था, फिक्स किया गया था। ठीक है, एंड इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, और इसका एक नाम रखा गया था, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहा था ये, बीपी मंडल। हैंस इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन, बाद में इसको क्या कहा गया था, मंडल कमीशन। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते, तो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, बीपी मंडल या मंडल कमीशन। व्हेन डिड द मंडल कमीशन सेटअप इन 1979। ठीक है, इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज इन इंडिया एंड रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट। और इस मंडल ने क्या किया कि वैसे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई कौन से कास्ट के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कौन से के कम हैं, किसके पास क्राइटेरिया कम है किसके, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि कैसे हम क्लासेज को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बैकवर्ड में आता है या नहीं आता। ठीक है, जैसे हमारे जो कार्ड बढ़ते हैं, बीपीएल के कार्ड होते हैं, जैसे राशन कार्ड होते हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई जिसकी इनकम इतने रुपए से इतने रुपए तक है वो क्या होगा, बीपीएल के अंदर में आएगा, मतलब उसकी जो लाइन है पॉवर्टी की वो उसके अंदर आएगा। तो इसी तरह से है क्या कि क्लासेस कैसे बैकवर्ड में आएंगी, उसके लिए क्राइटेरिया रख दिया कि किस क्लास का कोई भी कास्ट है उसमें कितने % लोगों का एजुकेशनल रेशियो 12th तक का है, 10th तक का है, बीए का है या आगे डिग्रीज का है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, क्राइटेरिया रख दिया। एंड द रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांस, और कुछ स्टेप्स भी दिए कि उनको हम कैसे एडवांस करें, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशंस, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी और कुछ रिकमेंडेशंस भी दी कि वन ऑफ दीज वाज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए कि जो भी बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको जॉब्स में हर एक फील्ड में। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट, और इनकी रिकमेंडेशन को इस मंडल के रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया सभी मिनिस्टर्स के साथ। फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंट्रियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन, और कई साल तक इस पर डिस्कस चलता रहा और बाद में कुछ अलग अलग मिनिस्टर्स ने इस पर क्या किया, चेंजमेंट करने के लिए कहा गया। ठीक है, क्योंकि सभी के अलग अलग विचार होते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, तो वहाँ पर क्या था, काफ़ी साल तक डिस्कस चलता रहा, कभी किसी स्टेट के मिनिस्टर्स ने आर्गूमेंट्स किया, कभी किसी ने इसमें ऑब्जेक्शन किया, तो इस तरह से क्या है बहुत सारे इसमें चेंजमेंट किए गए। Then came the Lok Sabha election of 1989. In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. और उसी समय लोकसभा के इलेक्शन हुए 1989 में। ठीक है, और इलेक्शन मैनिफेस्टो मतलब एक तरह से क्या है, पॉलिसी का प्रेजेंट करती हैं, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो भी वो काम करना चाहती है जो पार्टी है, कि वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं जनता दल पार्टी के, और वो प्रॉमिस करते लोगों से कि अगर उनको पावर मिलती है तो वो जो मंडल कमीशन जो रिपोर्ट दी है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन, और उनको जीत भी मिली। एंड इट्स लीडर वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट, और उस समय वीपी नरसिंह राव उस समय क्या बने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने इसमें बहुत सारे क्या कर दिए, चेंजमेंट किए। क्या क्या चेंजमेंट किए देखो।
The President of India in this address to the Parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of the Mandal Commission। जैसा कि उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है सेंट्रल लेवल पर तो वो क्या करेगी, मंडल कमीशन के सारे रिकमेंडेशन को क्या करेगी, चेंज करेगी। तो अब उनकी पावर्स आ गई थी, तो उन्होंने देखो क्या किया। On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendations. Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the House of Parliament। और VP सिंह ने वही किया क्योंकि उन्होंने कहा था और इसलिए उन्होंने चेंजमेंट करने के लिए उन रूल्स को कहाँ पर भेजा, पार्लियामेंट के अंदर। कि वास्तव में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर इस पर डिस्कस करें कि वो क्या चेंजमेंट करेंगे। द डिसीजन ऑफ कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और जिस डिपार्टमेंट का ये वर्क था, डिस्कस करने के बाद सभी कैबिनेट मिनिस्टर को उस डिपार्टमेंट के पास भेज दिया कि क्या क्या चेंजमेंट इसमें चाहिए। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। और वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि जब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर इसको डिस्कस कर चुके हैं, सही है, तो उन्होंने वहाँ पर स्वीकृति उसकी दे दी। एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और उसका जो हेड था उसने इस पर साइन कर दिए। एंड दिस वाज हाउ OM नंबर के हिसाब से फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। और इस तरह से जो आपका ये सिस्टम चल रहा है जो रिजर्वेशन का, ये देश के अंदर काफ़ी समय तक चलता रहा। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन दिस इशू। अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग तरीके से इसको प्रिंट करता रहा। जैसे अभी कोरोना के बारे में प्रिंट करते आ रहे हैं, अभी 370 धारा तोड़ी गई थी उसके बारे में प्रिंट कर रहे थे, अब अलग अलग इशू को लेकर। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड कंट्री प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट। लेकिन कुछ लोग जो इनके खिलाफ थे वो क्या करते, वायलेंटली यूज कर रहे थे इसके लिए। पीपल रिएक्टेड स्ट्रॉन्गली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। और लोगों को इससे काफ़ी इफेक्ट हुआ क्योंकि उनकी जॉब्स का क्या था, इसमें रेशो कम हो रहा था, इस वजह से क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव था। सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटेटेड जॉब रिजर्वेशंस। और कुछ लोगों को ये लगा कि इससे क्या होगा, समाज में इनइक्वालिटी होगी और वो जो लोग हैं ज़्यादा जॉब मिलेंगे और हमारा है जो रेशियो वो कम हो जाएगा। क्योंकि 100 में से तो एक तो 27 सीटें एक अलग ही व्यक्ति को दे दिया जाए, बाकी में सारे लोग आ जाए, तो वहाँ पर क्या था, इनइक्वालिटी थी। एंड दे फेल्ट दिस वुड गिव ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और इस तरह से क्या है, सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जॉब है वो नहीं मिलेगी। तो इस तरह से क्या है, ये एक बहुत बड़ा इशू था उस समय जो आज भी चल रहा है। हमारे हिसाब से जो कास्ट के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि सभी कास्ट क्या हैं, बराबर हैं, तो यही होना चाहिए। तो लेकिन उस समय इस तरह का डिसीजन ले लिया गया था जिसको आज भी फॉलो किया जा रहा है। Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward community। और लोगों ने सोचा कि जो बैकवर्ड में नहीं आया तो उनके साथ तो क्या होगा, ये अनफेयर हो गया, उनको तो मौका मिलेगा नहीं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो बैकवर्ड है उनकी पॉपुलेशन कम है और उनकी सीटें भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए उन्होंने ये फील किया। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। और इसलिए उनको कभी जॉब मिलेगी नहीं, चाहे उनके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो भी उनको नहीं मिलेगी। और यही होता आ रहा है हमारे देश के अंदर अभी भी। Some felt that this would propagate caste feeling among people and hamper national unity। और कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि इससे नेशनल यूनिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। In this chapter we won't discuss whether the decision was good or not, we only take this example to understand how। Okay, next है वो रिसॉल्व दिस डिस्प्यूट। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, एक डिस्प्यूट, एक तरह से क्या है, संघर्ष का काम हो गया कि आपस में भी देश तो नहीं चाह रहा था ये, लेकिन मिनिस्टर्स ने डिसीजन दे दिया। तो अब ये कहाँ पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन। के जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं, वो इस तरह के मैटर्स को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं और डेमोक्रेटिक के अंदर कोई भी गवर्नमेंट है वो इस तरह से लोगों के ओपिनियंस को इग्नोर नहीं कर सकती। अगर लोगों में इस तरह से बातें चल रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, वायलेंट हो रहा है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को उसको सोचने की दोबारा से ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए हमारे क्या होते हैं, कोर्ट सिस्टम बना हुआ है। सम पर्सनस एंड एसोसिएशंस अपोज टू दिस ऑर्डर। काफ़ी सारे स्टेट्स ने और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। दे अपील टू द कोर्ट्स टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ, उस डिपार्टमेंट के खिलाफ कहाँ पर कोर्ट में क्या कर दिया, केस फाइल किया।
The Supreme Court of India bunched all these cases together. This case was known as the Indra स्वर्ण अदर्स वेज यूनियन ऑफ इंडियन केस। ठीक है, ये केस का नाम रखा गया क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट थी उसी के आधार पर 11 जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। जजेस ने सभी ने आर्गूमेंट सुने। बाई ए मेजोरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेज 1992 डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड, कि ये बिल्कुल सही ऑर्डर लिया गया है। एंड एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स, लेकिन इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी डिसीजन दिया कि थोड़ा बहुत उसमें क्या होगा, चेंज किया जाएगा। It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation, कि ये ध्यान रखना पड़ेगा सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कि जो रिजर्वेशन उनको दिया गया है वो दिए जा रहे हैं या नहीं, या उन सीटों पर किसी और डिपार्टमेंट या किसी भी और क्लास के व्यक्तियों को अपॉइंट किया जा रहा है। तो इसी तरह से हमारे देश में जो प्रोसीजर चल रहा है वहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट्स को जॉब पर दिया जाता है जो उनके लिए रिजर्व है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड द ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन September 8, 1993, और ये डिसीजन दोबारा लिया गया। The dispute thus came to an end and this policy has been followed since then, और तब से लेकर आज तक ये जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस का ये चलता आ रहा है। ठीक है, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ।